विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th में हमने जब स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया था कि हमारे पास दो स्टैटिक चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है, लेट्स से स्टैटिक चार्ज इज q1 एंड q2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो f इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, और जनरल फॉर्म में f इज इक्वल्स टू 1/4 pi k epsilon naught q1 q2 by r square, where k is the permittivity, रिलेटिव परमिटिविटी। k को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। k इज नॉट परमिटिविटी, k इज रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर और फेराड डिवाइडेड बाय मीटर। दैट्स द SI यूनिट ऑफ epsilon naught, and epsilon naught is permittivity of any medium, and if we divide epsilon by epsilon naught we get the relative permittivity k, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में सीखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल एंड मेनी थिंग्स। नाउ इन 12th स्टैंडर्ड वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ गॉस लॉ। हम गॉस लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो। तो गॉस लॉ क्या है ना, ये समझ लो। जैसे कूलम्स लॉ, उसको पहले समझा और पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट उसके बेसिस पे था। तो गॉस लॉ क्या है उसको समझो, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन है। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चैप्टर जो है वो गॉस लॉ के बेसिस पे है। तो गॉस लॉ क्या है वो समझ लेते हैं। फर्स्टली कंसिडर एनी सरफेस, कोई भी सरफेस है और उस सरफेस को समझो ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस को एक परपेंडिकुलर जो होगा इस सरफेस को, उसको हम कहेंगे नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, या तो एरियल वेक्टर। तो ये सरफेस को, ये जो सरफेस है, या तो ये बोर्ड है, बोर्ड को परपेंडिकुलर है तो ये एरियल वेक्टर हो गया। मेरे बॉडी को परपेंडिकुलर है, मेरे हाथ को परपेंडिकुलर है तो वो एरियल वेक्टर हो गया, क्योंकि उसका कुछ एरिया होगा और उस एरिया को परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर है उसे कहेंगे एरियल वेक्टर। तो ये जो सरफेस है उसको ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये ग्रीन वाला क्या हो गया वेक्टर, एरियल वेक्टर। और ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये सरफेस से कुछ एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंक्लाइंड है, लेकिन ये इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है, ये ग्रीन वाला क्या है, ds बार, मतलब एरियल वेक्टर। रेड वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो है थीटा। इन दोनों के बीच में, मतलब किन दोनों के बीच में, एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और अगर वो दोनों पैरेलल हो गए सो थीटा हो जाएगा 0। थीटा हो जाएगा 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। और ये चारों के चारों डेरिवेशन में थीटा हमेशा 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, थीटा 0 होगा, कॉस थीटा हमेशा 1 होगा, कॉस 0 हमेशा 1 होगा। और गॉस लॉ का ये फॉर्मूला है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है गॉस लॉ का, जिसमें मैंने के भी ऐड किया है परमिटिविटी जनरलाइज्ड करने के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी जो है के, उसको भी मैंने ऐड किया है जनरलाइज्ड करने के लिए। अब ये कहेंगे इसे क्लोज इंटीग्रल। आप इंटीग्रेशन तो करते हैं, और इंटीग्रेशन पता है आपको, एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, कंबाइन करना, एड ऑन करना। स्मॉल पार्टिकल है dx के रिस्पेक्ट में, इसे इंटीग्रेंट के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन को। तो सिमिलरली यहां पर हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू ds। तो ये लाइन इंटीग्रल है, मतलब क्लोज इंटीग्रल कहते हैं इसको। क्लोज इंटीग्रल या तो लाइन इंटीग्रल, मतलब आपने जो भी एरिया कंसिडर किया है, चाहे वो रैंडम कोई भी शेप का हो, चाहे जैसे वो सर्कुलर शेप का हो, स्फेरिकल शेप का हो, चाहे वो 3 डिमेंशनल क्यूबिकल शेप का हो, कैसे भी शेप का हो, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। वो 3 डिमेंशनल सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, तब जाके उसका हम एरिया निकालेंगे। या तो 2 डिमेंशनल हो फिर भी वो क्लोज्ड होना चाहिए, तब जाके हम उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है ds का,
थीटा क्या है ये हमने समझ लिया, एंगल बिटवीन डी एस बार एंड ई बार। डी एस बार इज एरियल वेक्टर और ई बार इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमने बेसिक सीखा है 11th में। एप्सिलॉन नॉट जैसे मैंने कहा 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फेराड पर मीटर, एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस ये तीनों जब दिए होते हैं न्यूमेरिकल में, एयर के लिए के 1 होता है। दिस इज द बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन। तभी के एप्सिलॉन नॉट ई कॉस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका करना होगा, लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल किसका करना होगा, ds का करना होगा। किसका, ds का। और यही मेन है, ये जब 1 2 3 4 ये चारों डेरिवेशन करने हैं। चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज सिलेंडर के होता है लैम्डा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। जस्ट आउटसाइड एनी चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज थिन मेटल शीट जो दोनों बाजू से चार्ज है उसके लिए होता है सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वेयर एन ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर। क्लियर? ये हम डिराइव करेंगे आगे। ये तो मैं बता रहा हूं कि ये गॉस लॉ है, पूरा चैप्टर गॉस लॉ पे बेस्ड है और उसके ये एप्लीकेशन है। तो इंडिविजुअली हर एक वीडियो में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे 4 अलग अलग वीडियो होंगे जिसमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बोल गया, शायद अगर आपने पढ़ाई की होगी, रिवीजन कर रहे होंगे आप, तो आपको ध्यान में होंगे फॉर्मूले। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्मूला को इग्नोर करें, क्योंकि हम वो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। मैं जो फास्ट बोल गया ना वो, तो जो रिवाइज कर रहा है उनको वो फॉर्मूला ध्यान आ जाएंगे। तो उसका मैं डेरिवेशन बताने वाला हूं सेपरेट वीडियो में। ये 1 2 3 4 चारों का डेरिवेशन अलग अलग से करेंगे, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ को, उसकी प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी टू अप्लाई गॉस लॉ ऑन एनी क्लोज्ड सरफेस, लेट्स फाइंड आउट। जब ये एक्सप्रेशन मैंने बता दिया TNEI, इसे क्या कहते हैं, TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है वो हमने देखा था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लेक्चर में, तो प्रीवियस वीडियो में। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है वो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स पासिंग फ्रॉम, कोई भी एक चार्ज दिया है, मैं समझो यूनिट चार्ज है, लेकिन समझो वो चार्ज Q है, Q वैल्यू है उस चार्ज की, Q कूलम है। सो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन सरफेस। जैसे ये कोई सरफेस है, बरोबर, तो ये सरफेस से कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रहे हैं, कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रहे हैं, तो वो कितना हो सकता है, TNEI कहेंगे उसको, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अगर 1 कूलम का है उससे पास हो रहा है तो वो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अगर Q कूलम का है उससे अगर पास हो रहा है तो उसे कहेंगे TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और वो होता है इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q इन। अब ये समेशन ऑफ Q लिखा है, लेकिन ये इन जो सफिक्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना चार्ज वो क्लोज्ड सरफेस जो है वो एनक्लोज्ड करता है, जो सरफेस जो आप कंसीडर करेंगे वो जितने चार्ज को एनक्लोज करेगा उसी को ही कंसीडर करना है, बाहर को नहीं। और जो हम एनक्लोज्ड एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे उसे हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। जैसे गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं इसलिए कहेंगे गॉसियन सरफेस। MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 12th के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि एम्पियर्स लॉ में एम्पेरियन लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये गॉस लॉ में क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस के देखो अंदर देखो 1 2 3 चार्ज है, Q1 माइनस Q2 एंड प्लस Q3, प्लस एक माइनस, और 2 चार्ज बाहर है Q4 और Q5, प्लस माइनस। तो जब हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम किसको क्या कंसीडर करेंगे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, मतलब हम तो ऐड ही कर रहे हैं लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। सर ये Q4 और Q5 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के बाहर है, दैट दिस आर नॉट Q इन, दिस चार्ज आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, इसलिए उनको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो चार्ज ये गॉसियन सरफेस के अंदर आते तो उसे भी ये इक्वेशन में हम लिखते, तो ये Q इन, ये इन सफिक्स का मतलब है कि यू हैव टू टेक ओनली दोस चार्जेस which are inside the Gaussian surface and you don't have to consider
द चार्जेस विच आर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, उनको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐड नहीं करना है। तो ये बेसिक फर्स्ट लेक्चर के बाद ये आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर में देख रहे हैं कि गॉस लॉ क्या है। तो मैं बताता हूं कि TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ K एप्सिलॉन नॉट E ds cos थीटा, K एप्सिलॉन नॉट E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q इन। LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड में चारों डेरिवेशन में हमेशा इंटीग्रेशन ds का होगा, और ds होगा स्मॉल एरिया। कोई भी जो सरफेस कंसिडर करेंगे, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो कोई भी शेप का हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे थिन मेटल शीट हो, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसमें कोई भी एक छोटा पार्ट लेंगे ds, और मैं बता रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि थीटा हमेशा जीरो होगा, बिकॉज ds बार और e बार हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। सॉरी, ds बार एंड e बार एक दूसरे से पैरेलल होंगे, सरफेस को परपेंडिकुलर होंगे। ds बार विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ds बार जो होगा वो सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा हो जाएगा जीरो। ये मैं जब इंडिविजुअल डेरिवेशन कराऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखो कि गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करना। तो ये सब हमने जो डिस्कस किया कि LHS में ds का इंटीग्रेशन करेंगे, और RHS में सिर्फ Q इन है उसी को कंसिडर करेंगे, दूसरे चार्ज को कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरती लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोऽहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। So in a previous session we saw what is Gauss law. So let us quickly revise कि Gauss law में total normal electric induction होता है। We talk about total normal electric induction, total number of tubes of force passing through given charge or some given closed enclosed surface, and that enclosed surface is known as Gaussian surface. So here we have first application. हमने देखा था कि चार एप्लीकेशन है गॉस लॉ के। जो गॉस लॉ है उसमें द TNEI is equal to the line integral of or the closed integral of K epsilon naught E ds cos theta is equals to summation of Q in, where K is the permittivity, relative permittivity, epsilon by epsilon naught. K epsilon naught itself is a permittivity of free space or vacuum or air, 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. That's the value, numeric constant. E is the electric field which we intend to find for a given charged conductor, in this case charged sphere to be more specified. ds is a small vector, aerial vector, जिसका हम close integral करने वाले हैं. theta is the angle between E bar and ds bar. E bar है electric field, और electric lines of force starts from positive ends to negative, and electric lines of force leaves the surface normally. जैसे if we have this positive spherical charge, then ये जो है दिस इज द ds वेक्टर विच इज नॉर्मली, और E वेक्टर जो होगा वो भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। मतलब लेट्स से दिस इज वेक्टर E एंड दिस इज ds, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा और ds भी ऐसे ही होगा, दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड हेंस थीटा विल बी जीरो. विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल. सो theta and summation of Q in is the total charge enclosed by the Gauss law. So let's get started. We have a charged sphere. This is the charged sphere of radius capital R, right? And this charged sphere, it's charged uniformly from all the sides. So this is Q, and the charge per unit area, which is known as surface charge density. The charge per unit area, which is known as surface charge density of a charged sphere which is charged by a charge Q. I am repeating it again and again so that it may clear in your mind. सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए. तो ये बहुत डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है,
ट्रस्ट मी, बट सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, इतना बड़ा डायग्राम है, ये एक्सप्रेशन है, तो हो क्या रहा है, यू मस्ट नो। सो आई रिपीट कि ये चार्ज कंडक्टर है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, चार्ज है Q, उसका रेडियस है कैपिटल R, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब जो चार्ज स्फीयर है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया किसका, जो चार्ज स्फीयर है उसका, मतलब चार्ज किसका, जो चार्ज स्फीयर है उसका। सो चार्ज पर यूनिट एरिया, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द चार्ज ऑफ द चार्ज स्फीयर and the area of that spherical surface will be 4 pi r square, 4 pi capital R square, and capital R is the radius of that charge sphere, right? Now we are drawing an imaginary three-dimensional spherical surface. This is the charge sphere. We are drawing an imaginary three-dimensional spherical surface, that is a Gaussian sphere, an imaginary sphere of radius small r. From the center to the circumference it is small r. So consider any point on this Gaussian surface, you will get the same electric field because they are equipotential and equidistant. It means electric field सब जगह पे same होगी. From this center सब distance जो है वो same है, मतलब ये सारा जो charge है उससे ये distance जो है वो same है, hence uniform electric field मिलेगी हमें। ये कोई भी spherical point पे ले लीजिए आप। सो ये जो चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, कैपिटल आर का रेडियस है, क्यू का चार्ज है, टोटल चार्ज, उसके आजू बाजू एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया है जिसको हम कह रहे हैं गॉसियन स्फीयर। फाइन। तो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने बताया था कि गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ में मैंने आपको बताया था कि गॉसियन स्फीयर होता है, और गॉसियन स्फीयर होता है, गॉसियन सिलेंडर होता है, गॉसियन सरफेस होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्टर है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने एम्पेरियन लूप लिया था, तो उसमें टोटल करंट कितना है अंदर, वो एम्पेरियन लूप के अंदर वो हम आई इन कंसिडर करते हैं, यहाँ पर क्यू इन कंसिडर करते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो भाई समझो यहाँ पर कोई भी खड़ा है आदमी, ये गॉसियन सरफेस पे खड़ा होकर अंदर अगर देखे तो उसे कितना चार्ज दिखेगा, क्यू चार्ज दिखेगा। तो ये क्यू इन कितना है, कैपिटल क्यू, अगर कैपिटल क्यू बोला होता तो कैपिटल क्यू, यहाँ पर हमने स्मॉल क्यू बोला है तो नो प्रॉब्लम। ये क्यू इन कितना है, क्यू, ये क्यू से इंडिकेट किया है, द क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, राइट। सो ये RHS जो है, ये TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ K एप्सिलॉन नॉट EDS cos थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इन में, ये जो क्यू इन है टोटल चार्ज इनसाइड द Gaussian cylinder, Gaussian sphere, Gaussian surface. You take any conductor, but in this case we have specified a charged sphere. So we are drawing a Gaussian sphere around the charged spherical conductor. So if you take any point on this Gaussian sphere, और अगर अंदर देखेंगे तो कितना चार्ज दिखेगा, Q चार्ज दिखेगा। How much? Q। तो ये RHS को लिखेंगे Q। Now if you observe, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया इस बॉडी को लेके कि ये सारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ds है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी अलोंग द ds बार एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज ये चार्ज पॉजिटिव है। तो लेट्स से ये है E बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये है ds बार जो नॉर्मली जाता है, सरफेस को नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर या तो एरियल वेक्टर। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, पैरेलल हो गए, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। सो इन द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ K एप्सिलॉन नॉट EDS cos थीटा में, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर E बार एंड ds बार, वी ऑब्जर्व दैट थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 cos थीटा cos 0 1, तो ये टर्म हो गई 1। Q इन हो गया, Q इन मतलब ये गॉसियन स्फीयर, ये इमेजिनरी स्फीयर, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इमेजिनरी है। वी इंटेंड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। अब आप बोलेंगे सर डायग्राम में तो ये स्मॉल r बताया है, अरे भाई ये स्फीयर है ना, तो ये सेंटर से जो रेडियस होगा वो सेम होता है, जैसे सर्कल में हर एक रेडियस इक्विडिस्टेंट होता है, वैसे स्फीयर में भी हर एक रेडियस इक्विडिस्टेंट होता है, ऑफ कोर्स सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। तो ये सेंटर से ये पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r, उधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
ये पूरा हमने बना दिया गॉसियन सरफेस, और इस पे छोटा सा एरिया ले रहे हैं ds, और इंटीग्रेट इसको करेंगे। इंटीग्रेट ये ds को ऐसे कितने इनफाइनाइट ds ले सकते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। थीटा 0 कैसे आया समझ गया? कॉस थीटा कॉस 0 1। अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं आप। ये स्टेप हो गया कॉस थीटा 1 और ये हो गया q। अभी देखो ये तीनों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम फॉर अ गिवन मीडियम। तीनों को बाहर निकालो। k एप्सिलॉन नॉट e क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू q। अब ये ds भाई इधर लिया हमने, अभी इधर लेते इधर लेते इधर लेते इधर लेते, किधर भी लेते, पूरे स्फेरिकल सरफेस में वो ds किधर भी लेते, तो अगर उसका क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो ऐसा स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। ऑफ कोर्स हमने स्फेरिकल ही लिया है ना, तो स्फेरिकल सरफेस मिलेगा और उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 4 पाई आर स्क्वायर होगा वो स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर होगा वो स्मॉल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वो एरिया होगा इस गॉसियन स्फीयर का। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा में चार्ज पर यूनिट एरिया लिया था, दिस इज द चार्ज ऑफ अ बॉडी। ये जो चार्ज बॉडी है ना उसका चार्ज है और उसी का एरिया लेंगे, इसलिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर था, क्योंकि उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। जो है वो ये है, ओरिजिनल है, यही चार्ज स्फीयर है। ये तो भाई इमेजिनरी स्फीयर बनाया हमने, गॉसियन स्फीयर है ये, एन इमेजिनरी स्फीयर जिससे हम एनालिसिस कर सके। क्लियर है ना सब? तो इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ds 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 ऐसे इनफाइनाइट ds किसके होंगे? गॉसियन स्फीयर के होंगे। तो जब क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर जो एरिया आएगा वो स्मॉल आर वाला आएगा, मतलब गॉसियन स्फीयर का एरिया आएगा। समझे? तो ये इसको ऐसा लिख दिया और इज इक्वल्स टू q, और e को छोड़ के बाकी सब टर्म को उधर लेकर जाओ तो कुछ ऐसा दिखेगा। E is equals to 1/4 pi k epsilon naught q by r square. This is the expression of electric field due to a charged spherical charged conductor at any point r, small r, from the center of that conductor. Fine. अभी हमको अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखना हो आंसर, सिग्मा के टर्म्स में, so what we can do is we can just simply substitute q as a sigma into 4 pi r square. As you can observe sigma है q by a, मतलब q by 4 pi कैपिटल r square. so q क्या हो जाएगा? sigma into 4 pi कैपिटल r square. q क्या हो जाएगा? sigma into 4 pi कैपिटल आर स्क्वायर, और उसको अगर यहां पर सब्सटीट्यूट किया जाए तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई गेट्स कैंसल, व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सुन के डोंट एक्सपेक्ट के वो कैंसिल हो जाएंगे, दे आर डिफरेंट। ये जो है ये कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अ चार्ज्ड सिलेंडर और चार्ज स्फीयर और एनी चार्ज बॉडी, इरेगुलर बॉडी, लेकिन हमारे केस में स्फीयर है। मैं वापस कहता हूं हमारे केस में स्फीयर है, इसलिए कैपिटल आर is the radius of charged sphere in our case, in first case, and small r is the radius of the Gaussian sphere. Small r क्या है? Radius of the Gaussian sphere, three-dimensional imaginary sphere drawn around the original charge sphere. This is original charge sphere having charge q, having radius capital R. और ये है Gaussian sphere, three-dimensional spherical imaginary sphere जिसका radius है small r. So sigma r square upon k epsilon naught r square. This is the expression of electric field due to charge conductor of radius capital R having charge density of sigma at any distance small r from the center of the charge conductor. तो हम तीन केस डिस्कस करेंगे कि वो जो पॉइंट है
वो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R तो क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू R तो क्या होगा, और स्मॉल r लेस देन R तो क्या होगा. लेट मी राइट, देयर आर 3 केसेस. स्मॉल r ग्रेटर देन R होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल r लेस देन R होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एंड स्मॉल r इक्वल टू R होगा तो फॉर्मूला क्या होगा. विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस के गॉस लॉ है, ये उसका एक्सप्रेशन है, ये चार्ज कंडक्टर है, आजू बाजू गॉसियन स्फीयर बना रहे हैं, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं. अकॉर्डिंगली जो कंडक्टर दिया होगा वैसा गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे. यहाँ पर स्फीयर दिया है, यहाँ पर गॉसियन स्फीयर बनाया, ds और e बार दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0. आगे एनालिसिस किया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मेन बात कहाँ पर आती है, ये थीटा 0 कैसे आया, ज़्यादातर स्टूडेंट यही पूछते हैं. तो ds है ना, ds ये ध्यान में रखो, ये नॉर्मल वेक्टर है, एरियल वेक्टर है, वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है. तो ये डेमो दिया मैंने कि ये अगर चार्ज बॉडी है तो उसको ये परपेंडिकुलर है, ये ds है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अलोंग ही होगी क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगी ना और नॉर्मली लीव करेगी सरफेस को. तो ये भी नॉर्मली लीव कर रही है, ये ds भी नॉर्मल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए. क्या पैरेलल हो गए, e और ds, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, और ये थीटा 0 क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन e एंड ds. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए वो चीज, और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एनालिसिस है जिसमें वो थीटा आता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो बहुत बार आता है, साइन थीटा कॉस थीटा. इसमें थीटा जो है कभी चार्ज और वेलोसिटी के बीच में, कभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कभी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ऐसे बहुत सारा आता है थीटा. तो वो क्लियर होना चाहिए कि थीटा निकालते कैसे. तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया. सर्वेभ्यः नमस्कारो में अहमस्मि मंथन भट्टः. अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः. सबसे पहले तो हमने गॉस लॉ क्या होता है वो देखा था, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, गॉस लॉ का फॉर्मूला. और उस लेक्चर में मैंने बताया था कि 4 एप्लीकेशन है, 1 2 3 4. द फर्स्ट वन was the spherical charge conductor. Second is infinitely long thin charged cylinder. Third, just outside conductor, charged conductor of any shape. And fourth is thin metal sheet, thin metal charge sheet. तो एक हो गया है, अब हम ये दूसरा कर रहे हैं और बाकी के 2 आगे करेंगे. तो ये दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ये जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, उसमें ये सेकेंड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज सिलेंडर. इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज सिलेंडर, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत ही थिन है. और ऐसे चार्ज सिलेंडर को हमने चार्ज दिया है, मतलब लीनियर चार्ज कह सकते हैं आप, लाइन चार्ज कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली लाइन है उस पर चार्ज दिया है दोनों बाजू. तो लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज, ठीक है. तो 3 डिमेंशनल चार्ज नहीं है, 3 डिमेंशन नहीं है जो स्फेरिकल में था, 2 डिमेंशनल चार्ज होगा. मतलब ये है दिया तो लाइन चार्ज है, लेकिन जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये गॉसियन सिलेंडर हम जब बनाएंगे तो वो 2 डिमेंशनल होगा. सिलेंडर है वो कुछ एरिया एनक्लोज्ड करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड के ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर है. दिस इज द एक्सिस ऑफ चार्ज कंडक्टर और चार्ज सिलेंडर टू बी मोर प्रिसाइज. ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये पिंक चौक से जो बनाया है ये है गॉसियन सिलेंडर. अभी एक बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड will go away from the positive charge because electric lines of force starts from positive ends to negative. So the electric lines of force will starts from the positive charge and will leave the conductor normally this way. It will leave the conductor normally, and we have a normal vector or aerial vector which is always perpendicular to the given surface. तो ये भी perpendicular है. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया ds, दोनों सेम डायरेक्शन में है. वो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0. ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा. थीटा 0, cos थीटा cos 0 1. तो वापस इस एक्सप्रेशन में 1 आ जाएगा. जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो था उसमें भी
cos थीटा 1 ही आ रहा था, सेकंड में भी 1 ही आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में भी 1 ही आएगा। एम्पियर्स लॉ में भी हमने जो मेजॉरिटी किया था MEEC के चैप्टर में, उसमें भी 1 ही आ रहा था। सो वापस मैं बता देता हूं कि वी हैव इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर चार्ज पॉजिटिवली, उसके आजू बाजू एक गॉसियन सिलेंडर बना रहे हैं, इमेजिनरी सिलेंडर बना रहे हैं, इमेजिनरी सरफेस बना रहे हैं जो गॉसियन सरफेस है, लेकिन इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, हेंस वी आर कॉलिंग इट एज गॉसियन सिलेंडर। वो गॉसियन सिलेंडर पे एक छोटा सा पार्ट लिया है, छोटा सा एरिया लिया है ds, कितना ds, और ये नॉर्मल वेक्टर है ds, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल आउट जा रहा है, नॉर्मली आउट जा रहा है पॉजिटिव चार्ज से, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ k एप्सिलॉन नॉट EDS cos थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ q इन, इसमें जो थीटा है दैट्स द एंगल बिटवीन E बार एंड DS बार, एंड दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, थीटा 0 एंड cos थीटा 1 हो जाएगा। तो इसके बाद का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ k एप्सिलॉन नॉट EDS cos थीटा 1। क्लियर? ओके, और समेशन ऑफ q इन, समेशन ऑफ q इन मतलब गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे यहां पर खड़े होकर अगर हम देखेंगे अंदर, देखो यहां पर ये चार्ज नहीं है, यहां पर ये चार्ज नहीं है, तो एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो 0 होगी, ये ध्यान में रखो। एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मली होगी, ऐसे नॉर्मली और इधर नॉर्मली, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मली होगी, इधर भी नॉर्मल है, ये ख्याल रखो, ये ध्यान में रखो। तो Q इन की बात कर रहे थे, तो Q इन मतलब यहां से या तो यहां से अंदर देखो तो टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज कितना है Q, ये जितना भी ये तो एनक्लोज्ड कर रहा है, तो अभी हमारे पास तो इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है। आप बोलोगे सर ये तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, गॉसियन सरफेस तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। अभी देखो आप अगर 10 को 4 से डिवाइड करें, 10 को 4 से डिवाइड करें, या तो आप 100 को 40 से डिवाइड करें, तो 100 को 40 से डिवाइड करेंगे, या तो 50 को 20 से डिवाइड करेंगे, या तो 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.5। 10 डिवाइडेड बाय 40, 50 डिवाइडेड बाय 20, 25 डिवाइडेड बाय 10 और 10 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 2.5। रेशियो सेम रहेगा ना, तो इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ वो रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज सिलेंडर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो भाई 1 मीटर में 10 कूलम का चार्ज है, तो 5 मीटर में 50 कूलम का चार्ज होगा, 10 मीटर में 100 कूलम का चार्ज होगा, 1 मीटर में 10 कूलम का चार्ज है, तो 5 मीटर में 50 कूलम, 10 मीटर में 100 कूलम, आधे मीटर में 5 कूलम, 1 मीटर में 10 कूलम है, तो आधे मीटर में कितना 5, 1 मीटर में 10 कूलम है, तो 4 मीटर में कितना 40 कूलम। लीनियरली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे 3 टर्म आते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब। सो वी विल बी कंसीडरिंग दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर अ टाइम बीइंग। सो ये जो रेडियस है ना गॉसियन सिलेंडर की वो स्मॉल आर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्सिस का पॉइंट P और एक्सिस का वो है स्मॉल आर, ये पूरा सेम ही रहेगा ना। ये कितना है स्मॉल आर, ये कितना है स्मॉल आर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है गॉसियन सिलेंडर की कैपिटल L। सब क्लियर जा रहा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, थिन चार्ज कंडक्टर, थिन चार्ज सिलेंडर, उसके आजू बाजू एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर बनाया, क्योंकि ये तो भाई इनफाइनाइट है, तो हमने छोटा सा एक फाइनाइट गॉसियन सिलेंडर बनाया जिसकी लेंथ L है और एक्सिस से उसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू L, सिलेंडर का एरिया हो जाएगा 2πr L। और वही सिलेंडर पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है ds, तो उसके अंदर कितना चार्ज है Q चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, मतलब Q अपॉन लेंथ है 2πr, लेंथ कितना है 2πr, लेकिन ये लेंथ को 2πr ना लिखते हुए समझो L ही रखा,
लेंथ को 2 पाई आर ना रखते हुए, समझो हमने एल ही रखा, ये 2 पाई आर नहीं रखते हैं, एल ही रखते हैं, क्योंकि 2 पाई आर अगर वो सर्कुलर होता तो उसके लिए हम 2 पाई आर लिख सकते थे। 2 पाई आर नहीं लिखेंगे, क्यू बाई एल जो है ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख सकते हो। तो ये क्या है, इनसाइड, ये क्या है, इनसाइड, ठीक। अभी देखो ये जो है क्लोज इंटीग्रल की एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कॉस थीटा समेशन ऑफ क्यू इन कॉस थीटा 1, ये आप मैंने समझा दिया। बचा क्या, क्लोज इंटीग्रल के एप्सिलॉन नॉट ई डी एस, डी एस है स्मॉल एरिया ऑन द गॉसियन सरफेस, क्लोज इंटीग्रल उसका होगा, और देखते हैं आगे क्या। लेकिन ये क्यू है वो जो है इन, मतलब पिंक वाला जो गॉसियन सिलेंडर है उसके अंदर जो है वो है क्यू इन, क्यू, और वो क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इनटू एल। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ दैट गॉसियन सिलेंडर, राइट। सो ये क्यू है, ये क्यू है, इसको मैं लिखूंगा लैम्डा इनटू एल। और डीएस जो है, ये डीएस है वेरी स्मॉल एरिया ऑन अ गॉसियन सिलेंडर, जिसका एरिया है 2 पाई आर एल। जब क्लोज इंटीग्रल करेंगे तब, जब इंटीग्रेशन करेंगे तब, तो ये बन जाएगा के लैम्डा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। चार्ज को लिखा मैंने लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाई एल, जो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया 100/40 लो, 50/20 लो, या तो 25/10 लो, वगैरह वगैरह। एल एल कैंसिल हो जाएगा और ई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा लैम्डा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैम्डा के टर्म्स में। अभी नीट के एंट्रेंस एग्जाम में 2019 में, रिसेंट ईयर में, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था। एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, तो उसके मिड पॉइंट पे कितना होगा वो पूछा था। उसके बेसिस पे भी हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू। ये भी ध्यान में रखो, ये स्टेटमेंट मैं, ये हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तभी मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये डेरिवेशन में हमने ये डिराइव किया था। फाइन, तो एक बार वापस गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। एक शॉर्टली चलो 30 सेकंड में कर लेते हैं कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज मेटल शीट है, आजू बाजू गॉसियन सिलेंडर बनाया है, उसकी फाइनाइट लेंथ एल है, एक्सप्रेशन हम जानते हैं cos थीटा 1 आ गया, और q बाई एल, तो q हो गया लैम्डा एल, q को मैंने लिखा लैम्डा एल, ये हो गया 2 पाई आर एल, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, और एल एल कट हो गया। E is equals to lambda upon k epsilon naught 2 pi small r, where small r is a distance of a point from the axis of the charged cylinder. So ऐसे मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोम्यहम्, अहमस्मि मंथनभट्टः, अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। सो पिछले बहुत सारे सेशंस से एक ही बातों पर हम बात कर रहे हैं, गॉस लॉ। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज के गॉस लॉ होता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ और क्लोज इंटीग्रल ऑफ के एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू इन। और सारी टर्मिनोलॉजी क्या है वो क्लियर है। वो गॉस लॉ में हमने 2 एप्लीकेशन किए हैं, टोटल 4 है, हमने 2 एप्लीकेशन किए हैं, सिलेबस में 4 है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो वो 2 एप्लीकेशन कौन से किए? फर्स्ट हमने स्फीयर के लिए किया कि चार्ज स्फीयर होगा, so sigma capital R square upon k epsilon naught small r square is electric field due to charged sphere of radius capital R at a distance of small r from center of charge sphere. And the second is infinitely long charge cylinder, infinitely long straight charge cylinder, lambda upon k epsilon naught 2 pi small r, where small r is a distance of a point at which we will need to find the electric field from the axis of charge cylinder, thin charge cylinder, where sigma is surface charge density, charge per unit area, coulomb per meter square, and lambda is linear charge density, charge per unit length, coulomb per meter. So we are done with it. वो 2 सेशंस में हो चुका है इसके पहले के।
So now we are in the third session of application of Gauss law, जिसमें just outside चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप, कोई भी रैंडम शेप हो, समझो पत्थर है, उसको आपने चार्ज दिया, कोई भी बॉडी है, ये कोई भी रैंडम शेप है, नॉट नेसेसरी कि वो रेगुलर हो, कोई भी रेगुलर शेप है, उसके जस्ट आउटसाइड, क्योंकि दूर जाएंगे तो वो प्रभाव कम होता जाएगा, दूर जाएंगे मतलब वो चार्ज की विसिनिटी से जैसे जैसे दूर जाएंगे, वो चार्ज के रेंज से जैसे जैसे दूर जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज से जैसे जैसे दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो वी नीड टू फाइंड जस्ट आउटसाइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप। सो हमने कोई भी एक रैंडम शेप बनाया है, या कोई भी एक रैंडम शेप बना दिया ये व्हाइट चॉक से, और उसको ये येलो चॉक से ये जो है वो टोटल चार्ज दे दिया। तो Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द इर्रेगुलर चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप। और हमने छोटा सा एरिया कंसिडर किया है, बिकॉज अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, हर बार हम ds कंसिडर करते हैं और ds वेक्टर होता है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल वेक्टर या तो एरियल वेक्टर जिसे हम कहते हैं वो है ds। तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, ये जो इर्रेगुलर चार्ज बॉडी है उसका कुछ एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, ऑफ कोर्स सरफेस एरिया होगा, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल एरिया ds, फाइन। और इस स्मॉल एरिया ds में जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो होगा q in, क्लोज इंटीग्रल ऑफ k एप्सिलॉन नॉट e ds cos थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ q in में ये जो q in वाला पार्ट है वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना, वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो q in ऐसा ही बोलते हैं उसे, कितना q in। और एरिया कितना है वो गॉसियन, ये स्मॉल एरिया कितना है ds, वो गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो ये सरफेस के अक्रॉस स्मॉल एरिया कितना लिया है ds। तो ये नॉर्मल वेक्टर तो ऑफ कोर्स उसको परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज से कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज गोइंग आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड लिविंग द सरफेस नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर। और ये ds जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है हमेशा एज यूजुअल, वापस दोनों वेक्टर e बार और ds बार कैसे हो गए, पैरेलल। अगर वो दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा जीरो कॉस 0 1, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उसे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल k एप्सिलॉन नॉट e ds इंटू 1, मतलब क्लोज इंटीग्रल k एप्सिलॉन नॉट e ds। और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, q in लिखते हैं, क्या लिखते हैं, q in लिखते हैं। इंटीग्रल किसको करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, ds को करना है, स्मॉल एरिया जो है वो ds को इंटीग्रेट करना है। तो k एप्सिलॉन नॉट e क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू q in लिखते हैं, समेशन ऑफ q in। लेकिन जैसे प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि रेशियो सेम होता है, आप 100/4 लो कि 50/2 लो कि फिर 25 लो, मैंने 100/8 बोला होगा, 100/8 लो कि फिर 50/4 लो, 25/2 लो, आंसर तो आएगा 12.5। या तो जो भी रेशियो है ना वो रेशियो सेम रहेगा, कि 7/2 है उसको 14/4 भी लिख सकते हैं और 21/6 भी लिख सकते हैं, कैसे, वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर में इज इक्वल्स टू स्मॉल चार्ज इन दिस रीजन, जो चार्ज होगा q in डिवाइडेड बाय दिस मच एरिया, वो रेशियो सेम रहेगा, गेटिंग इट। हाँ, अमाउंट कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों ये अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये जगह कम है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा होगा क्योंकि ये जगह ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। जैसे कि एक रूम है, समझो ऐसा बोला कि 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब में 10 लीटर पानी है, ऐसा अगर बोला, एग्जाम्पल 10 मीटर क्यूब में 10 लीटर पानी है, रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो 5 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 5 लीटर पानी होगा, 2 मीटर क्यूब में 2 लीटर पानी होगा, लेकिन रेशियो सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वैसे ही अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया सेम रहेगा, तो q in बाय ds लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा q बाई एरिया, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, कैन बी रिटन एज q in बाय ds, स्मॉल
एरिया। तो क्यू इन को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू इन को यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी एस। क्यू इन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस। और ये जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया लेता है, ये ध्यान में रखो। और वो गॉसियन सरफेस ये इतना ही कंसिडर किया है, इतने में ही कंसिडर किया है, तो उतने का टोटल एरिया कितना है, ये जो है वो ds। तो इसको मैं ds ही लिखता हूं क्योंकि वही तो टोटल एरिया है गॉसियन सरफेस के अक्रॉस जो आ रहा है वो, ठीक है। और ये हो गया k एप्सिलॉन नॉट e, और ये जो q इन है इसको यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा सिग्मा ds। क्लियर। अब ds देखो कैंसिल हो जाएगा, ds कैंसिल हो जाएगा, तो e क्या बचेगा, e बचेगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। e क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस k कितना होता है भाई, 1 होता है, तो e हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। So this is the expression of electric field due to charged conductor, charged body of any random shape। अगर आपको ध्यान में हो स्फीयर के लिए जो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर में अगर स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाए, मतलब जस्ट आउटसाइड, मतलब वो पॉइंट ऑन द स्फीयर हो जाए, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमें एक्सप्रेशन मिलता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अगर ध्यान हो तो ये हमने डिस्कस किया है। सो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला ही बोलते हैं। इन केस अगर के 1 हुआ तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी ऑफ एनी शेप, चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप जस्ट आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वन्देहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोऽहम् अहमस्मि मंथनभट्टः अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो सबसे पहले तो मैंने गॉस लॉ समझाया था, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने चार्ज्ड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड सिलेंडर के कारण, फिर जस्ट आउटसाइड, और ये फोर्थ एप्लीकेशन है थिन मेटल शीट। लेकिन ये जो थिन मेटल शीट है वो दोनों बाजू से चार्ज्ड है। दैट थिन मेटल शीट इज चार्ज फ्रॉम बोथ द साइड। दिस इज द फ्रंट, तो पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस इज बैक विच इज फ्रंट फॉर यू राइट नाउ, बट ये एक फ्रंट है तो उसका पीछे वाला जो साइड है वो भी चार्ज्ड है, मतलब दोनों बाजू चार्ज्ड है। इफ यू सी दिस वे, सो लेफ्ट साइड भी चार्ज्ड है और राइट साइड भी चार्ज्ड है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अभी आपको ये फ्रंट दिख रहा है, सो ये फ्रंट चार्ज्ड है, और आपके लिए ये बैक है वो भी चार्ज्ड है। मतलब दिस मेटल शीट, थिन मेटल शीट इज चार्ज फ्रॉम बोथ साइड, एंड वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस और सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस थिन मेटल शीट। तो वो ई कितना होगा न्यूटन पर कूलम में, दैट वी इंटेंड टू फाइंड आउट। सो एज यूजुअल गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे। सो according to Gauss law, TNEI, total normal electric induction, is equals to line integral of or close integral of K epsilon naught E ds cos theta is equals to summation of Q in। अभी आपको पता है कि हमने सब डेरिवेशन में क्या किया था, गॉसियन सरफेस बनाया था। तो स्फीयर में गॉसियन सरफेस था स्फेरिकल, फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में गॉसियन सरफेस था सिलेंडर, फिर जस्ट आउटसाइड में गॉसियन सरफेस था एक छोटा सा ds कंसीडर किया था हमने, और वो छोटा सा सिलेंडर था। हियर आल्सो वी आर कंसीडरिंग अ सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर यू कैन से, दिस इज द गॉसियन सरफेस। और ये जो दोनों बाजू से चार्ज्ड है उसमें से ये गॉसियन सरफेस अगर पास करे तो एक बात तो फिक्स है कि ये जो गॉसियन सिलेंडर है, ये जो आपको दिख रहा है गॉसियन सिलेंडर, एक्चुअली में ये पीवीसी पाइप है, लेकिन ये जो गॉसियन सिलेंडर है वो इस पार्ट को भी
कट कर रहा है और इस पार्ट को भी कट कर रहा है, मतलब दिस गॉसियन सिलेंडर इज पेनिट्रेटिंग दिस मेटल शीट, and as the metal sheet is charged from both side, we have to take both the area into consideration. Which area? This small area ds around the Gaussian surface. के ये इधर से समझो पेनिट्रेट कर रहा है ना, ऐसे 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 जा रहा है, उसके थ्रू जा रहा है, उसको भेद के जा रहा है. सो इधर जो ds एरिया होगा, फाइन, तो वो फ्रंट का भी लेना पड़ेगा और बैक का भी लेना पड़ेगा, दोनों बाजू के एरिया लेना पड़ेगा. स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी डाउट यहां पर ही आता है कि वो 2 टाइम मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये भी चार्ज्ड है और ये भी चार्ज्ड है. तो व्हेन वी टेक सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो समझो मैं कोई भी उदाहरण दे रहा हूं आपको. ये ना 10 कूलम्ब है, ये कितना टोटल एक साइड का कितना है, 10 कूलम्ब है, ठीक है. ये एक साइड पे कितना है, 10 कूलम्ब है और ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी 10 कूलम्ब पर 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. लेकिन आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि दोनों बाजू चार्ज्ड है, तो दोनों बाजू यूनिफॉर्मली जो चार्ज्ड है उसको कंसीडर करो. तो ये 10 कूलम्ब, ये भी 10 कूलम्ब, लेकिन ये 10 कूलम्ब जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, तो पीछे वाला 10 कूलम्ब भी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है. सो इफ यू वांट टू कंसीडर दिस एंटायर मेटल शीट जिसका टोटल चार्ज है 10 + 10 20 कूलम्ब, तो आपको टोटल एरिया भी लेना पड़ेगा. ये 10 कूलम्ब जो फैला हुआ है 1 मीटर स्क्वायर में, और ये 10 कूलम्ब जो फैला हुआ है 1 मीटर स्क्वायर में, बोथ फ्रंट एंड बैक. सो टोटल एरिया बिकम्स 2 मीटर स्क्वायर एंड स्टिल द सरफेस चार्ज डेंसिटी रिमेन्स सेम, 20 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर, 10 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. इवन इफ यू टेक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, तो उसका कुछ चार्ज होगा Q और उसका कुछ एरिया होगा A. सो Q/A का रेशियो रिमेन्स सेम, इट मींस सिग्मा रिमेन्स सेम. तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस थिन metal sheet, thin metal charge sheet and charged on both side. इतना क्लियर है. तो अभी थीटा 0 कैसे है वो देखते हैं. तीनों डेरिवेशन में 0 था, इसमें कैसे 0 है वो देखते हैं. तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है जो इसके थ्रू पास हो रहा है, ये जो चार्ज्ड है फ्रंट और बैक दोनों बाजू से जो चार्ज्ड है उसके थ्रू पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी ना. ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से ऐसे पास होंगे नॉर्मली टू द गिवन सरफेस. अगर आपके सामने ऐसा रखूं तो ऐसे पास होंगे नॉर्मली टू द गिवन सरफेस एंड पॉजिटिव से अवे जाते हैं. तो सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर अवे होगा, तो ये E ऐसे हो गया. और इस बाजू में भी सारा जो E होगा ये ऐसे होगा. ये 2 डिमेंशनल बोर्ड है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये फ्रंट है, लेकिन बैक नहीं दिख रहा है. तो इसीलिए मैंने इसकी मदद ली कि दिस इज द फ्रंट विच यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द बोर्ड, राइट. एंड ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड है, टिल्ट है. तो ये दोनों बाजू दिख रही है आपको सिलेंडर की, लेकिन ये एक ही बाजू दिख रही है, पीछे की नहीं दिखेगी. तो पीछे की मैं दिखाता हूं, देखो कैसे दिखेगी, ऐसे. ये भी चार्ज्ड है, ठीक है. तो अभी शायद कुछ क्लियर हुआ होगा जो भी डाउट है कि दोनों बाजू चार्ज्ड है. ये एरिया यहां पर एक ds है और यहां पर भी जो एरिया है वो क्या है, ds है. तो जब इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 2ds लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 2 इंटू ds लिखेंगे. और ये 2 इंटू ds क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों बाजू चार्ज है इसीलिए लिखा. और ये q इन जो है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इतना चार्ज फ्रंट का और इतना चार्ज बैक का, दोनों कंसिडर करेंगे ना q इन में. तो देखो मैंने क्या लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया इज इक्वल टू Q इन अपॉन ds. तो अगर ये ds लेंगे तो इतने में चार्ज कितना है, Q इन. लेकिन पीछे का भी अगर ds लेंगे तो उसमें भी चार्ज कितना है, Q इन. तो या तो ऐसा आप लिख सकते हैं Q इन अपॉन ds, समझो Q इन अपॉन ds. अगर दोनों कंसिडर करें फ्रंट और बैक तो लिखेंगे Q इन प्लस Q इन अपॉन ds प्लस ds, मतलब 2Q इन अपॉन 2ds, 2 कट, स्टिल इट रिमेन्स Q इन अपॉन ds. मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो मैंने पहले भी बताया थोड़े टाइम पहले. तो सिग्मा इज Q इन अपॉन ds, तो व्हाट Q इन विल बिकम सिग्मा इंटू ds. एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस Q इन विच इज सिग्मा इंटू ds ओवर हियर. तो Q इन जो है सिग्मा इंटू ds, उसको सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds हो गया 2ds. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझना है कि 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बाजू भी कंसिडर कर रहा है और ये बाजू भी कंसिडर कर रहा है, दोनों साइड कंसिडर कर रहे हैं, बोथ फ्रंट एंड बैक. गेटिंग इट. एंड ये तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे K एप्सिलॉन नॉट E.
तो ds ds कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, E विल बिकम सिग्मा बाई 2 k एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने समझाया नहीं, एज यूजुअल तीनों में ये सेम ही है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेशन में। फर्स्ट कौन सा, चार्ज स्फीयर, सेकंड इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन सिलेंडर, और थर्ड कौन सा, जस्ट आउटसाइड। तो ये भी फोर्थ है मेटल शीट जिसमें ये गॉसियन सिलेंडर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज थीटा इन एन एक्सप्रेशन लाइन इंटीग्रल या तो क्लोज इंटीग्रल k एप्सिलॉन नॉट e ds cos थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ q इन में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड ds। ds क्या है, एरियल वेक्टर या तो नॉर्मल वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो समझो कि ये नॉर्मल वेक्टर है या तो एरियल वेक्टर है, ये गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली टू द पॉजिटिव चार्ज। और जो सरफेस एरिया है ds वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि सरफेस एरिया नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नॉर्मल वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैसे हो गए, पैरेलल। इफ E bar and ds bar are parallel, if two vectors are parallel, then angle between them is 0 cos theta में थीटा 0 रखेंगे, cos 0 1, this terms become 1। so ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ k एप्सिलॉन नॉट e ds इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ q इन एंड बाकी का आपने देखा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2ds क्यों लिया, तो 2ds इसीलिए लिया, इसीलिए मैंने पर्पसली इस पे ड्रॉ किया है सारे चार्ज। और ये गॉसियन सिलेंडर आपको दिखाया है कि फ्रंट भी कंसिडर कर रहे हैं, बैक भी कंसिडर कर रहे हैं, और फ्रंट का एरिया है ds, बैक का स्मॉल एरिया है ds, दोनों को कंसिडर करेंगे तो q इन जो है वो दोनों बाजू है, तो वो जो ds हो जाएगा वो 2ds हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि वो डिस्कशन भी हो। लेकिन ये ds 2ds क्यों हुआ, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये थिन मेटल शीट जो है वो दोनों बाजू चार्ज्ड है। मैं कुछ अभी एक्स्ट्रा बताता हूं, डेरिवेशन तो हो गया। अभी समझो ये एक ही बाजू चार्ज्ड होता ना, तो ये हम यहां पर ds ही लिखते, 2ds ना लिखते। लेकिन ये फ्रंट भी चार्ज्ड है, बैक भी चार्ज्ड है, दोनों बाजू चार्ज है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही बारीकाई का कंसेप्ट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें डाउट है, हमें डाउट है। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन मेटल शीट, और उसका कुछ रेंज होगा ना, फील्ड का कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रेंज होगा, उसके बाहर अगर आप जाएंगे उसकी विसिनिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर आप उसकी विसिनिटी में है, सो फील्ड ड्यू टू अ थिन मेटल शीट विच इज चार्ज ऑन बोथ साइड is sigma by 2 k epsilon naught, where sigma is the surface charge density of thin metal sheet charged on both side. So ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।